Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. I, Gauri Tiwari, Assistant Professor, Department of Management, representing here my topic, Communication Skills and its Process, which is beneficial for the students of MBA and BBA. Apart from that, other domain student can also get help from this session. Okay, so let's start. First of all, we get to know about what is the learning outcomes of this session. मीन्स हम इस सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या जानकारी हमें मिलने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन मीन्स कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है. स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, इसका क्षेत्र क्या है, कितना विस्तार है या कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोसेस कैसी होती है कम्युनिकेशन की, इम्पॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का, टाइप्स कैसे हैं, बैरियर्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन में. बैरियर्स मीन्स रुकावटें जो हमें कम्युनिकेशन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है. देन कंक्लूजन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टू नो अबाउट कम्युनिकेशन होता क्या है. तो कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन. कम्युनिकेशन को जिसको हम हिंदी में संचार भी कहते हैं, ये क्या है कि बेसिक नेसेसिटी है हम लोगों के जीवन की. हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं. मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं भी एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस को ही फॉलो कर रही हूँ, ये कम्युनिकेट ही कर रही हूँ आप लोगों से. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज़. इंफॉर्मेशन मीन्स हम अपने आइडियाज़, जानकारियाँ एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं वो क्या होती है, कम्युनिकेशन कहलाती है. जिसमें हम व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स भी एक प्लेस से या एक पर्सन से या ग्रुप से दूसरों को भेजते हैं. मीन्स जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशंस हो गई, जानकारियाँ हो गई, अपने व्यवहार, अपनी फीलिंग्स, इन अपने व्यू पॉइंट्स को दूसरे लोगों को, या तो वो ग्रुप हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, वहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो एक कम्युनिकेशन कहलाती है. एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं कि जैसे मैनेजर है, हाईली क्वालिफाइड मैनेजर है, लेकिन वो गुड कम्युनिकेशन स्किल पजेस नहीं करता. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल. गुड कम्युनिकेशन स्किल का मीन्स क्या होता है, हम अपनी बातों को लोगों को कितना अच्छे से समझा पा रहे हैं, ये होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल. जो हम बात कर रहे हैं, हम सामने वाले के दिमाग में, उसके मन में अपनी बात को किस लेवल तक रख पाए, उसको वो बात समझ आई कि नहीं आई, ये आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल. तो कोई मैनेजर है, मैनेजर्स है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होते हैं. मैनेजर हो गया, वो सुपरवाइज करते हैं. सुपरवाइज करने का मतलब गाइडलाइन देना कि आपको ये काम करना है, इस काम को इस तरीके से करना है. अगर वो हाईली क्वालिफाइड तो है, मतलब उसकी डिग्री तो बहुत हाईली है, क्वालिफाइड है, बट क्या है कि वो अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल पजेस नहीं कर पा रहा, मतलब कि अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से बता नहीं पा रहा है, उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा तो इससे क्या होगा, काम प्रभावित होगा. A manager must communicate his direction effectively to the subordinate to get the work done them प्रॉपरली. मीन्स जो भी मैनेजर है उसको कम्युनिकेट जो करना है, जो गाइडलाइंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो बताना ज़रूरी होता है इफ़ेक्टिव तरीके से, मतलब प्रभावी रूप से, अच्छे तरीके से. सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं, जो उसके अंडर काम करते हैं, उन लोगों को बताना ज़रूरी होता है इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि काम अच्छे से करवाया जा सके. और जब लोगों को समझ आएगा कि काम करना कैसे है, तभी तो वो कुछ कर पाएंगे. इसलिए कम्युनिकेशन की नेसेसिटी भी बहुत ज़रूरी है. नाउ कम्युनिकेशन सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप एंड अदर. मैंने अभी बताया कि ये कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें अपन ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे, या अपने से दूसरे किसी पर्सन को, या अपने से ही किसी ग्रुप को, या ग्रुप टू ग्रुप भी ट्रांसफ़र होती है. एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन सेंडर, अ मैसेज एंड रिसिपेंट. हर कम्युनिकेशन में जो हम संचार कर रहे हैं उसमें एक कोई सेंडर होगा, एक मैसेज होगा. मैसेज का मतलब होता है जो हम जानकारी देने वाले हैं, और एक रिसिपेंट होता है. रिसिपेंट मतलब जो दूसरी साइड जो पर्सन है जिसको हम जानकारी दे रहे हैं, वो रिसिपेंट होता है. सेंडर का मीन्स मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं सेंड कर रही हूँ, ये मैसेज हैं जिसको मैं पढ़ा रही हूँ. रिसिपेंट मतलब आप लोग हो, आप लोग इसकी जानकारी को ले रहे हो. तो हर कम्युनिकेशन में ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके बिना कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता. अब आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारे इमोशंस,
कल्चरल सिचुएशन, मीडियम जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हमारी लोकेशन। इमोशंस किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम कहीं पर काम करते हैं। अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह क्या होता है कि हमारा किसी चीज़ को लेके या कहीं पे कोई ऐसी हमें खबर मिलती है जिससे हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। तो वो पूरा दिन हमारा कैसा जाएगा, वैसा ही जाएगा। हम उससे हमारा काम भी प्रभावित होगा। हम दूसरे लोगों से जब बात करेंगे तो हम वो उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं माइंड में अपने इमोशनल से जगलिंग कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस को हम डील कर रहे होते हैं। क्योंकि हम सुबह के टाइम पे हमें जो जानकारी, एक कोई ऐसी न्यूज़ मिल गई जिससे हम बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो उससे निकलने में ही कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होगा। जब हम किसी दूसरे से बातचीत करेंगे या हम चाहेंगे कि हम किसी से बात ही नहीं करें, तो ये हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। सेकेंड आती है कल्चरल सिचुएशन। कल्चरल सिचुएशन कैसी होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कल्चर्स होते हैं। कल्चर्स का देखा जाए तो जैसे मान लो आप साउथ साइड जाते हैं तो वहाँ कल्चर अलग होता है, नॉर्थ साइड में कल्चर अलग होता है, हमारे यहाँ पे कल्चर्स अलग होते हैं। कल्चर कैसे, खाने पीने से लेके, पहनने ओढ़ने से लेके हर चीज़ डिफरेंट होती है। इवन भाषा भी डिफरेंट होती है। तो मान लीजिए कि कल्चरल फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं कि वहाँ का, मान लो हम यहाँ का पर्सन तमिलनाडु जाके रहता है, तो वहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें होंगी, रहने की जो व्यवस्था होगी, उससे हम उनके साथ जब कम्युनिकेट करेंगे, कहीं ना कहीं लैंग्वेज का जब दिक्कत आती है, तो हम किस तरीके से करेंगे, वो तमिल बोलेंगे, हम हिंदी बोलेंगे, या फिर हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कल्चरल सिचुएशन इम्पैक्ट डालती है। फिर मीडियम यूज टू कम्युनिकेट, किस मीडियम के थ्रू, मीडियम इधर आता है जैसे आज के ज़माने में स्मार्टफोन्स हो गए, हम लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, कॉल लगा लेते हैं, मैसेजेस कर देते हैं, तो ये एक मीडियम है। अब कौन से मीडियम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये भी इम्पैक्ट करता है। क्या हम लेटर लिख के किसी को लेटर लिख रहे हैं, वो मीडियम, उससे टाइम लगता है, पहुंचने में टाइम लगता है। मोबाइल के थ्रू हम जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं। फिर आते हैं अपन की लोकेशन, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, तो कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन्वायरमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम चलते हैं स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की ज़रूरत हम सभी को है, बिना उसकी गुजारा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ मतलब हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या होता है कि सुबह से लेके रात तक हम क्या कर रहे होते हैं, हम कम्युनिकेट ही तो कर रहे होते हैं। चाहे अपने आप से कर रहे हो, चाहे अपने घर वालों से कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पर्सन की लाइफ में कम्युनिकेशन की अपनी एक अलग नीड है। देन कम्युनिकेशन इन सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब होता है कि जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा सर्किल जो है वो बढ़ता जाता है, जिसमें हमारी सोशल लाइफ बनती जाती है। वहाँ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे वर्कर्स होते हैं। तो वहाँ पे भी एक सोशल लाइफ में रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन कम्युनिकेशन इन द स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स मतलब कि कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो परवेड इन ऑल द एरियाज ऑफ स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स मीन जितने भी किसी राज्य के कार्य हो रहे हैं या किसी देश के कार्य हो रहे हैं, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, वो करते हैं स्टेट अफेयर्स पे डिपेंड, कम्युनिकेशन पे डिपेंड। स्टेट अफेयर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मीन्स जो भी हम सारा काम किस पे होता है, रिटन कम्युनिकेशन मीन्स कागज़ होते हैं, गैजेटेड नोटिफिकेशंस निकलते हैं, जो राजपत्र हम कहते हैं, वो सारा कुछ किसके थ्रू होता है, कम्युनिकेशन उसमें इंडल्ज होता है। देन आता है कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बिजनेस के बारे में लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचाएंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, किस सेगमेंट में डील कर रहे हैं, हमारे प्लान्स क्या हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या है। ये सब कुछ करने के लिए हम अगर चुप होकर बैठ जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है।
अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव या कह सकते हैं पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बिल्डिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता पैदा करना। हम देखते हैं कि शासन जो है, हमारी गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आवास योजनाएं हैं, या फिर आप कह सकते हो कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मुख्यमंत्री की साइकिल योजना चल रही है, साइकिल मिलती है, या सुकन्या समृद्धि योजना। इन सब योजनाओं के बारे में जागरूकता कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हम कहीं ना कहीं पैम्पलेट्स के थ्रू देखते हैं, हम कहीं ना कहीं टीवी में देखते हैं, हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के थ्रू देखते हैं। तो अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, कहीं पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तो जागरूकता फैलाने का काम कौन करेगा? कहाँ से पता चल रहा है हमें? कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कम्युनिकेशन हो रहा है, इन द रिटन फॉर्म, इन वर्बल फॉर्म, या किसी भी वे में हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, हम जागरूक हो रहे हैं। तो अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए भी कम्युनिकेशन का रोल है। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और एडुकेटिंग मीन्स इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, वहाँ हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे डे टू डे वर्क कैसे होगा, मीन्स एक प्लान बनता है कि आज ये काम होगा, आज ये काम होगा, या कोई भी काम है, वो उस पूरी प्रोसेस में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? कम्युनिकेशन। वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिल रही है? जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जैसे आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस के मैसेज, फ़ोन, ये सब आते हैं कि भाई आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, या आपको फ़ोन पे मैसेज आ रहा है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको। तो इस इन्फॉर्मेशन को कैसे दिया जा रहा है? ये कम्युनिकेशन को ही अपना के इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है। देन क्रिएटिंग द इंटरेस्ट। अब जैसे कि इसमें हम ऐसा देख सकते हैं, जैसे हम किसी उसमें जाते हैं, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिशन होता है। सिंगिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, तो लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए वो लोग सिंग करते हैं, गाना गाते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि हाँ अरे वहाँ पे तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो हमें देखने जाना है। तो लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। देन मोटिवेटिंग पीपल एंड ऑडियंसेस। अब मोटिवेटिंग पीपल एंड ऑडियंसेस का मतलब यहाँ पे कैसा, हम इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। आजकल का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो भी करते हैं। एक दो लोगों का नाम जैसे मैं ले सकती हूँ, विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, हमारे अवध ओझा सर हो गए, ये लोग एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम लोगों को मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं, तो इनका अपन एक दो लेक्चर्स देख ले तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो ऑडियंस को या पीपल्स को मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन प्रमोटिंग द ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे शैम्पू हो, चाहे सोप हो, इन सब को यूज़ करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी ने ये ब्रांड लॉन्च किया है? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आईफोन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आईफोन अपने वर्जन्स को अपडेट करता जाता है। आईफोन 14 आता है, आईफोन 15 आता है, तो हमें कैसा पता चल रहा है? ये हमें कम्युनिकेशन के थ्रू पता चल रहा है। अब कम्युनिकेशन कंपनी कर रही है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, बता रही है कि हाँ अब ये लॉन्च होने वाला है, इसके ये फीचर्स रहेंगे, तो इसके लिए भी कंपनीज को कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। देन ऑफरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन मीन्स, अभी मैंने बताया कि कोई भी मैनेजर है, जब तक वो इफ़ेक्टिव तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेगा, गाइडलाइंस नहीं बताएगा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। अभी हम 4 लोग हैं, तो 4 लोगों को हम अलग अलग काम हम बता रहे हैं, एक को हम कुछ कह रहे हैं, एक को कुछ कह रहे हैं, एक को कुछ कह रहे हैं, एक को कुछ कह रहे हैं। उन लोगों को काम एक ही करना है, लेकिन तीनों चारों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो कोऑर्डिनेशन बिल्टअप नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें इफ़ेक्टिव तरीका अपनाना पड़ेगा, अपनी बातों से उनको बताना पड़ेगा कि हाँ इस काम को किस तरीके से करना है, उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करेंगे, तभी उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन पाएगा और वो मिल जुल के काम कर पाएंगे। देन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। अभी कोऑर्डिनेशन हो जाता है जब एक सुपरवाइज़र सुपरवाइज कर देता है, सुपरविज़न अच्छा मिल जाता है, तो काम अच्छे से होता है। काम अच्छे से होगा तो ऑटोमेटिकली वर्क की एफिशिएंसी अच्छे से होगी, बढ़ेगी। तो वहाँ पे ये कम्युनिकेशन का रोल होता है।
अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस क्या होती है, एक कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस होती है जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन आखिर होता कैसे है। तो इसमें मैंने अभी पहले बताया कि 3 एलिमेंट्स तो होने ज़रूरी हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी होती हैं। 3 में क्या क्या बताया था, सेंडर होता है, मैसेज होता है, रिसीवर होता है। तो जो सेंडर होता है, सेंडर कौन हो गया, हम लोग जो मैसेज सेंड कर रहा है, या मैं हो गई, मैं आपको मैसेज बता रही हूँ तो मैं सेंडर हो गई। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से, जैसे जोमेटो स्विगी का। तो जोमेटो से हमें कोई फूड ऑर्डर करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट को खोलेंगे और अपने सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को देख लेंगे कि हमको क्या क्या खाना है। तो हम उसमें जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेंडर का काम कर रहे हैं, हम सेंड करेंगे मैसेज को कि हमें ये चीज़ें चाहिए हैं। देन एक मैसेज होता है, मैसेज क्या हो गया, आइटम्स जो उसमें लिखे होंगे, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ताकि जो मैसेज पूरा वहाँ जाएगा तभी तो रिसीवर रिसीव करेगा कि चाहिए क्या है। तो फिर एक मैसेज आता है, मैसेज के बाद वो मैसेज इनकोडिंग किया जाता है। इनकोडिंग मतलब जब हमने अपने मोबाइल से ये मैसेज भेज दिया, हम सेंडर हैं, मैसेज हमने भेज दिया, उधर पे जब रिसीवर जो होता है उसके मोबाइल पे जैसी मैसेज जाएगा कि आपको ये आइटम चाहिए, इस जगह पे डिलीवरी होनी है, तो उसको इनकोड करेगा कि इनको कौन कौन से आइटम्स चाहिए, अच्छा ये चाहिए, तो उसके हिसाब से वो पूरी लिस्टिंग बना देगा। फिर होता है मीडिया, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हम। मीडिया जो होती है, मीडिया का इधर मतलब होता है किस मीडियम का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब जोमेटो का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो उसमें मीडियम यूज़ होता है आपका मोबाइल फ़ोन, है ना। तो मोबाइल फ़ोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका मीडिया, मीडियम जिसके थ्रू हम मैसेज को भेज रहे हैं। देन आता है डिकोड करना। डिकोड करना मीन्स अब जो रिसीवर है वो मैसेज को डिकोड करेगा। जो हमने एनकोड किया था मैसेज, जिसमें हमने अपना एड्रेस डाला था, जिसमें हमने खाने के आइटम्स बनाए थे, तो जो रिसीवर है, रिसीवर मतलब जिसके मोबाइल पे ये पहुंचा है, वो उस मैसेज को डिकोड करेगा कि इस व्यक्ति को ये वाले खाने के आइटम्स चाहिए, ये इसका एड्रेस है, ये इसका मोबाइल नंबर है, और वो फिर पर्टिकुलर उस इंफॉर्मेशन को रख के और उसका ऑर्डर आगे बढ़ाएगा। तो डिकोड करने का रिसीवर आ जाता है, रिसीवर उस चीज़ को डिकोड कर देता है। रिसीवर अभी मैंने बताया जोमेटो में हम सेंडर हो गए, हमने एक मैसेज बनाया, मैसेज करने का उस मैसेज को इनकोड किया अपने मोबाइल में, देन मीडियम का यूज़ करते हुए हमने उसको रिसीवर के वहाँ भेजा, तो रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड कर लिया अपने में। आफ्टर इट फीडबैक, फीडबैक का मतलब ये होता है कि जिसमें हम टोटल पूरा जब प्रोसेस फॉलो हो जाती है, रिसीवर मैसेज रिसीव कर लेगा, उसके बाद में वो ओके हो जाएगा वहाँ से कि हाँ आपका ऑर्डर ले लिया है, तो वहाँ से फीडबैक मैसेज आ जाता है हमारे पास में। जो मैसेज रिसीव करते हैं वहाँ पे पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अगर कुछ बच्चों ने मतलब अगर कोई आर्मी या आर्मी से रिलेटेड कभी कोई चीज़ देखी हो, या एक मूवी आई थी राजी, उस मूवी में आप देख सकते थे, अगर बच्चों ने देखी हो तो अच्छा है, नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें आलिया भट्ट जो थी वो पाकिस्तान जाती है और वहाँ से वो कुछ कोडिंग सीखती है, कि कोडिंग लैंग्वेज सीखती है, कि वो मशीन के थ्रू कोड्स करती है, और यहाँ पे जो इंडिया का बेस कैंप होता है जहाँ मिलिट्री का, वहाँ पे वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं और उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो भी इसी पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब एक चीज़ इसमें आती है नॉइस। नॉइस को हम समझेंगे कि नॉइस क्या होती है। नॉइस एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न कर सकती है। obstruction that is caused by the sender, message or receiver during the process of communication। इधर पे obstruction during the process means जब communication चल रहा है उसी process में कहीं भी obstruction आना। obstruction मतलब अवरोध पैदा होना, किसी के द्वारा, सेंडर के द्वारा, या मैसेज में ही हो जाए या रिसीवर के द्वारा। सेंडर ने मैसेज सेंड किया, हो सकता हो उसका वे ऑफ थिंकिंग या थॉट प्रोसेस उस समय कुछ और चल रही थी, उसने वो मैसेज अपने हिसाब से सोच के भेज दिया, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि रिसीवर उसको ना समझ पाए, जो मैसेज गया है वो डिस्टॉर्टेड हो जाए। जैसे पहले ज़माने में होता था, हम लेटर्स लिखते थे, तो लेटर्स में जो इन्फॉर्मेशन जाती थी तो कई बार लेटर कहीं फट गया या उस पर पानी चला गया तो कुछ शब्द मिट जाते थे, तो हमें इन्फॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती थी, मैसेज पूरा समझ में नहीं आता था। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर अपने एंड पे उस बात को नहीं समझ पा रहा है जो सेंडर समझाना चाह रहा है, तो ये एक नॉइस उसका काम करती है। जैसे कि इसमें कुछ मीडियम भी रोल अपना करते हैं, जैसे कि बैड टेलीफोन कनेक्शन। कई बार हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी हो जाता है कि हमारे फ़ोन्स में नेटवर्क नहीं आते हैं, हमें कोई फ़ोन करता है तो हम उस तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, या वो अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि वॉइस डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, बीच में डिस्टर्ब हो रही होती है।
इनअटेंटिव रिसीवर में मतलब कि जो रिसीवर है, मान लो मैं क्लास ले रही हूँ, सामने 5 बच्चे बैठे हैं, उनकी मैं क्लास ले रही हूँ, तो उनमें से 4 तो सुन रहे हैं, एक नहीं सुन रहा है, और अगर मैं उससे कोई भी क्वेश्चन कर दूंगी तो वो नहीं आंसर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनका अटेंशन ही नहीं है, वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये सब कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉइस। नॉइस मीन्स एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारी प्रोसेस के दौरान, वो कोई भी कर सकता है, मीडियम भी हो सकता है, सेंडर के थ्रू भी हो सकता है, रिसीवर के एंड पे भी हो सकता है। तो इससे क्या है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस इम्पैक्ट होती है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, अभी तक हम समझते थे कि कम्युनिकेशन तो इंटरपर्सनल होना चाहिए, जब तक सामने कोई नहीं होगा हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हैं, सामने भी तो होना ज़रूरी है। लेकिन एक कम्युनिकेशन में एक चीज़ आती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मीन्स होता है विद इन, मीन्स हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ गढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये चीज़ें अक्सर सभी के साथ होती हैं कि हम अपने आप से ही मन ही मन में बातें कर रहे होते हैं, अपने आप को ही मोटिवेट कर रहे होते हैं, अपने आप को ही कई शब्द दे रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसमें इंसान खुद अपने आप से ही विचार विमर्श कर रहा होता है, अकेले में बैठा बैठा वो सोच रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में सोचने लगना, अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगना, कैरियर के बारे में सोचने लगना। आपस में सभी लोग बात करते होंगे, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सोलिलोक्विज। सोलिलोक्विज का मतलब होता है इधर आत्ममुग्धता होना। आत्ममुग्धता मतलब अपने आप में ही खोना, अपने आप से ही बातें करना। या इसके अलावा ड्रामेटिक वर्क्स मीन्स कहानी। जब कोई राइटर कहानी लिखता है तो वो किसी को बैठाता नहीं है, वो अपने ही मन में चीज़ें सोच रहा होता है और फिर उसको कहानी में लिखता जाता है, तो वो ड्रामा क्रिएट हो जाता है और उस ड्रामे की फिर कई सारी सीरीज़ आ जाती हैं। तो ये कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ लिखा है इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन 2 पर्सन, मीन्स यहाँ पे दूसरे पर्सन का भी होना जरूरी है। इंट्रा अपने आप से, इंटर 2 लोगों का होना जरूरी होता है। इसमें कन्वर्सेशन, डायलॉग, इंटरव्यू इन विच 2 पर्सन इंटरेक्ट। ऑडियंस प्रेजेंट हो सकती है लेकिन केवल 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वो होता है इंटरपर्सनल। जैसे कि ऑथर है वो कम्युनिकेट कर रहा है इंटरपर्सनली विथ हिज रीडर, मीन्स ऑथर ने एक बुक लिखी, बुक लिखने के बाद में रीडर्स ने उनको पढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपनी तरफ से लिख रहा है और जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, उसमें वही पूरी प्रोसेस फॉलो होगी। ऑथर सेंडर हो गया, वो मैसेज हो गया, इनकोड हो गया, डिकोड हुआ, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, वो पढ़ रहा है, उसके बारे में जानकारी ले रहा है। तो ये हो जाते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अ लेटर टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन द राइटर एंड द पर्सन। मीन्स एक जो लेटर है, लेटर राइटिंग आज के ज़माने में तो बंदिशी ही हो गई है, बहुत कम होता है जो लोग लेटर लिखते हैं दूसरे को। लेकिन एक टाइम पे जब पोस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा लेटर्स की भरमार हुआ करती थी, हर ओकेजन्स पे जो फैमिली मेम्बर्स होते थे आपस में एक दूसरे को या लेटर्स लिखते थे, लेटर्स के थ्रू एक दूसरे की जानकारी लेते थे कि सकुशल हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, वेल हैं कि नहीं है, अपनी विशेष उनको देते थे। तो लेटर्स का यूज़ किया जाता था। उस टाइम पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता था, मीन्स जिसको लेटर भेजा है वो भी पढ़ता था जिसने भेजा है, तो 2 लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे। अब आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो हमें नाम से ही समझ आता है, ग्रुप। ग्रुप का मीन्स है लार्ज नंबर ऑफ पीपल या स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ग्रुप तो 4 लोगों का, 5 लोगों, जहाँ 2 लोगों से ज़्यादा लोग हो जाएं वहाँ पे हो जाता है ग्रुप। और लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्लब हो गया, क्लासरूम हो गया। क्लासरूम मीन्स जैसे बच्चे हैं जो वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जिसमें हर इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। मीन्स जैसे बच्चे स्टूडेंट हैं तो उनकी अपनी ओन आइडेंटिटी है, अपने अपने हिसाब से वो मैसेज को, जो सेंडर मान लो मैं हूँ, मैं क्लास में लेक्चर दे रही हूँ और 50 बच्चे बैठे हैं, तो ये 50 बच्चों के बीच में क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है मेरा। और आप लोग अपने अपने तरीके से मैसेज को इनकोड करते जा रहे हो, डिकोड करते जा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन।
फिर आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आ जाते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, टीवी सब लोग देखते हैं, जैसे हमारे नेता लोग हो गए, नेताजी लोग क्या करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, वो लार्ज नंबर मास कम्युनिकेशन करते हैं कि स्टेज पे हैं, बहुत बड़ी जनता बैठी है, उनको अपनी बातें पहुंचाना, उन तक अपनी स्कीम्स पहुंचाना, और जो शासन नई नई चीज़ें लेके आ रहा है उसके बारे में बताना, तो वो कहला जाता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में इसके अलावा भी न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के थ्रू भी होता है मास कम्युनिकेशन। कैसे? अब न्यूज़पेपर में कोई भी जानकारी दी जाएगी तो वो कई सारे लोगों तक पहुंचेगी। टेलीविज़न में कोई एंकर बैठा है, वो टेलीविज़न में कोई बातचीत कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो भी एक मास कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लार्ज अमाउंट में पीपल्स वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि आप टीवी में आप देख रहे हो कोई न्यूज़ चल रही है, तो वही न्यूज़ हो सकता हो कोई नॉर्थ इंडिया में बैठ के देख रहा होगा, कोई साउथ इंडिया में बैठ के देख रहा होगा, ईस्ट इंडिया में बैठ के देख रहा होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो वो कहलाया जाता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में जो है पर्सन का जो फेस होता है वो फेसलेस हो जाता है। फेसलेस का मतलब जहाँ पे जैसे जानकारी दी गई, न्यूज़पेपर में जानकारी दी गई, तो जानकारी लिखने वाला वहाँ पे नहीं पता कि ये किसने लिखी, हो सकता हो उसमें नीचे एडिटर का नाम आ जाए, लेकिन उसका फेस नहीं समझ आएगा कि ये किसने जानकारी दी है, लेकिन उसे पढ़ने वाले बहुत सारे होंगे, तो वो आ जाएगा मास कम्युनिकेशन के अंदर। फिर आ जाते हैं दो, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मीन्स जहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जहाँ गेस्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। तो पहले हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन्स कम्युनिकेटिंग विथ वर्ड्स रिटन और स्पोकन। मीन्स वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो लिखे गए हो या वो बोले गए हो। वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, रीडिंग एंड थिंकिंग। थिंकिंग भी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हमारे दिमाग में चल तो शब्द ही रहे हैं। हम अगर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शब्द का उच्चारण हो रहा होता है कहीं ना कहीं, तो ये सब कुछ वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जहाँ हम लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। अभी मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ तो ये क्या है, ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ मैं, वर्ड्स निकल रहे हैं मेरे मुँह से। आप लोग अगर नोट डाउन करोगे तो जो रिटन करोगे वो भी क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसा मैंने बताया, इट इंक्लूड यूजिंग ऑफ पिक्चर्स, signs, gestures and facial expressions for exchanging information between persons। मीन साइन लैंग्वेज हो गई, पिक्चर्स हो गए, गेस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए। अब इसको कैसे समझेंगे, हम समझते हैं साइन लैंग्वेज से। साइन लैंग्वेज में जैसे हम रास्ते से जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमें बोर्ड दिखता है, बोर्ड पे एक बच्चे का साइन बना होता है, पीठ पे वो बैग टांगे होता है, तो हमें पता चल जाता है कि अभी आगे आने वाले क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्कूल है, तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट कम करके चलनी है। ये ऑटोमेटिकली कैसे पता चला, वहाँ तो कोई वर्ड भी नहीं लिखा था, वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं खड़ा था, लेकिन हमने साइन लैंग्वेज से समझ लिया कि वहाँ पे आगे स्कूल है। तो ये नॉन वर्बल का। गेस्चर का मीन्स हो गया, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ हम हाथ से कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं। जैसे कि हमें पता है विक्ट्री के लिए क्या होता है, हम लिखते हैं तो विक्ट्री लिख देंगे कि हाँ विक्ट्री हुई है, लेकिन अब कई लोगों आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम देखते हैं कि ऐसा साइन बनाते हैं विक्ट्री का, कि वी फॉर विक्ट्री। इस साइन को हम क्या कहेंगे, थम्स अप दिखाते हैं तो मतलब कि कीप इट अप। कीप इट अप वो मुंह से नहीं कह रहा, दूर से ही थंब दिखा रहा है, तो उसका मतलब कीप इट अप। तो ये गेस्चर्स हो जाते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, इट इज़ डन थ्रू साइन लैंग्वेज, एक्शन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तो वही पूरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो पूरा इसी पे बेस्ड होता है, गेस्चर्स पे, साइन लैंग्वेज पे, फेशियल एक्सप्रेशन पे। फेशियल एक्सप्रेशन पे कैसे समझेंगे, एक बहुत फ़नी एग्जांपल आ रहा है मुझे कि जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हम लोग किसी अंकल आंटी के घर में जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे होते हैं, वो बच्चे बैठते हैं, तो वो लोग कुछ खाने की ट्रे ला के रख देते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मदर फादर को देखते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी है, और वहीं मम्मी अगर बड़ी बड़ी हमें आंखें दिखा देती हैं कि नहीं, तो ये हो गया फेशियल एक्सप्रेशन। हम फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि हमारी मदर गुस्सा कर रही हैं और हमें ये चीज़ नहीं लेनी है, नहीं खानी है या अभी नहीं खानी है। वो मुँह से नहीं बोलेंगी उनके सामने, लेकिन हमें समझ आ जाता है कि हमें ये चीज़ नहीं खानी है। तो ये आता है फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं ये आती नॉन वर्बल, जहाँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, केवल आप
हाथ यूज़ करके, साइन लैंग्वेज यूज़ करके, सिंबल्स यूज़ करके और फेस के एक्सप्रेशंस बना के अपना जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको कर पाते हैं। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस तो हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है और बिना इसके गुजारा नहीं है, चल ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, हमारा जो सुबह से लेकर रात तक जब तक हम सोते हैं और इवन रात में जो हमें सपने भी आते हैं वो भी कम्युनिकेशन से ही जुड़े हुए हैं। तो कम्युनिकेशन से हम पूरे घिरे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंस में क्या है कि ये इनेबल करता है पीपल्स को, लोगों को इनेबल करेगा कि आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को दूसरों को बता पाएँ। मतलब हमें पुश करता है कि हाँ, हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लोगों को व्यक्त कर पाएँ अच्छे से। तो ये इसलिए ज़रूरी है। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कनेक्शन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए पर्सनल लेवल हो चाहे प्रोफेशनल लेवल हो। पर्सनल लेवल कैसे? जैसे कि आपका घर है, आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके ब्रदर हैं, सबसे बातचीत रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारा उनसे बातचीत करना ज़रूरी होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या कहते हैं, थोड़ा बात करके देखो ना, आप कम्युनिकेट करो ना, तो हो सकता हो कि उसका कोई सॉल्यूशन निकल आए। तो रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, और प्रोफेशनल लेवल पे कैसे, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के लोगों से जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे हमारा रिलेशनशिप कभी बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। तो इसको बिल्ड करने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन का होना। फिर इनेबल करता है लोगों को कि कनेक्ट हो पाएँ और डेवलप कर पाएँ रिलेशनशिप। कैसे रिलेशनशिप? ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स विश्वसनीयता पैदा करने के लिए और समझदारी दिखाने के लिए, मीन लोग आपको समझें और आप पे विश्वास करें, उसके लिए आपका कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव रूप से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो ये विश्वसनीयता की भावना को भी पैदा करता है रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और अंडरस्टैंडिंग करने में। Then the accomplishment of organizational goals and objective in a professional setting depends on effective communication। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तो उसका कोई ना कोई गोल होता है कि भाई हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, उसके अलावा हमें गुडविल मैनेज करनी है। ये सब कैसे होगा? ये तभी होगा जब वो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो स्मूथ हो, स्पीडली हो, प्रॉपर तरीके से आपस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छे से हो पा रहा हो। उसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन होगा और अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ग्रो करना शुरू कर देगा। देन इट प्रमोट्स टीम वर्क, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। मतलब कि कम्युनिकेशन किस में हेल्प करता है? टीम वर्क को प्रमोट करने में। अभी कोई लीडर है किस ऑर्गेनाइजेशन में भी या कहीं भी, तो वो अपनी टीम को हैंडल करता है। टीम को हैंडल करने के लिए उसका कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन वो किस तरीके से कर रहा है इसका भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो टीम वर्क मैनेज करना। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये वर्ड आ रहा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट का मतलब होता है दो लोगों में या ग्रुप ऑफ पीपल्स में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो गया, कुछ दिक्कतें पैदा हुई, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरी है कम्युनिकेशन का होना। डिसीजन मेकिंग ऑल्सो हैवीली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, मैनेजर गाइडलाइन प्रॉपर दे देगा तो डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प आउट हो जाता है लोगों को, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों को। वो अपने हिसाब से डिसीजन भी ले पाते हैं कि हाँ ये डिसीजन सही रहेगा, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल इन कॉर्पोरेट सेटिंग फॉर मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। मीन्स जो ये वाली जो लाइन है बेसिकली होता तो सभी जगह ज़रूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लाइन में, हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन जरूरी है। बट इस डिपार्टमेंट जहाँ मार्केटिंग हो जाती है, मार्केटिंग का पार्ट आता है क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताना पड़ता है, सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज करनी पड़ती हैं, सेल बढ़ानी पड़ती है। तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना ज़रूरी है। जितना अच्छे तरीके से हम बातों को रख पाएंगे, लोगों के दिमाग में अपने ब्रांड की लॉयल्टी मेंटेन कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी सेल और ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इट प्रमोट्स क्लाइंट हैप्पीनेस एंड ब्रांड लॉयल्टी। मीन्स क्लाइंट जो है, जो क्लाइंट हमारे पास आया है, हमारा कोई ब्रांड में इन्वेस्ट करने आया है, हमारा कोई प्रोडक्ट परचेज करने आया है, अगर कंपनी या कंपनी के जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत अच्छे से उसकी सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं, उसके दिमाग में एक हैप्पीनेस का एम्पावर कर पाते हैं, तो उससे ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ती है। फिर आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों हम एंड्रॉयड
एंड्रॉयड का ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्यों हम आईफोन ही ले रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं वो हमें ब्रांड लॉयल्टी बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं। हो सकता हो वहाँ के लोगों का कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा हो, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो, तो इसलिए तो ये सब चीज़ों के लिए हमारा कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस है। अब हम चलते हैं बैरियर्स की तरफ। मीन्स क्या क्या दिक्कतें आती हैं कम्युनिकेशन में। पहला तो आ गया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर से इधर मतलब है, पहला तो फिजिकल बैरियर का मीन्स पर्सन के अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। कई डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है। सेकेंड होती है फिजिकल बैरियर में इन्वायरमेंट। हम कैसे इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कोई वर्कर है फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे एक ऐसी फैक्ट्री लगी है, थर्मल पावर प्लांट लगा है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोयला है, तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो शोर हो रहा है तो हम कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो उन लोगों को गर्मी और शायद सर्दी से इम्पेक्ट करेगा बातचीत करने में। और अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मशीनों का शोर हो रहा है, तो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इम्पेक्ट होगा। सेकेंड आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर अभी मैंने बताया, जैसे कि साउथ इंडियन साइड हम जाएँ तो तमिल है, मलयाली भाषा होती हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करने में हमें दिक्कतें जा सकती हैं। या तो हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगी या हमें फिर तमिल और मलयाली भाषा आनी चाहिए। हम वहाँ जाएंगे तो हम उन लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम उनकी भाषा ही नहीं जानते। तो लैंग्वेज बैरियर्स भी एक कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल करता है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। देन आते हैं कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर, कहीं का कल्चर दूसरा है, कहीं का कल्चर दूसरा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप साड़ियों का बिजनेस किसी नॉर्थ इंडियन साइड वहाँ पे जगह पे लगाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उसकी सेल ना हो, आप लोगों को बेचे भी, बहुत अच्छा कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वहाँ के लोग गर्म सूट पहनेंगे, गर्म चीज़ें पहनते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल बैरियर भी आता है। कल्चरल बैरियर ऐसा भी देखा जा सकता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का कल्चर है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग लिए जाते हैं वो अलग अलग कल्चर के भी ले लेते हैं। कोई हो सकता हो स्पेनिश व्यक्ति भी काम कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई साउथ इंडियन भी काम कर रहा हो, कोई नॉर्थ इंडियन भी काम कर रहा हो सकता हो कि उनके यहाँ का कल्चर अलग हो, यहाँ का कल्चर अलग हो, तो होता ही है, वो तो कल्चर्स तो सब जगह के अलग होते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इसके बाद आते हैं इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी बात तो बता रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा वो उदास है, तो वो अपनी मन की बात को प्रॉपर तरीके से सामने वाले को नहीं बता पाएगा, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके माइंड पे इम्पैक्ट डाल रही है चीज़। तो इमोशनल बैरियर भी एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस में बैरियर का काम करता है कि वो इमोशंस बेस्ड होकर अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेगा कि व्यक्ति बताता बताता रोने लग जाएगा, तो वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इमोशनल बैरियर का काम होता है। देन आते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे हम अभी के ही देख लें, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, या नेटवर्क प्रॉपर चल नहीं रहा, तो हमारा नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, हम मेल नहीं कर पा रहे, या हमें कॉल आ रही है तो हम ढंग से बात नहीं कर पा रहे। तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है, जिसमें टेक्नोलॉजी तो है लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है, तो कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं वो इम्पेक्ट कर रही है। तो ये होते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब चलते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को पढ़ाने से पहले मुझे कबीरदास जी का दोहा याद आता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये सबने ही सुनी होगी, स्कूल में भी पढ़ी होगी कि हमें ऐसी बात, ऐसी वाणी को बोलना चाहिए, हमारे शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि मन का आपा खोए, मतलब अपने को भी अच्छा लगे, औरन को शीतल करे, दूसरे सुने तो उन्हें भी अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को बोलना चाहिए, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए, तो इससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है। क्या होता है? इफ़ेक्टिव। तो चिरकाल से चला आ रहा है कि हमेशा शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छी करनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, तभी लोग आपकी बातों को समझेंगे। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मीन्स क्या होता है? अभी मैंने बताया कि एक स्पीकर है, बोल रहा है, मैं क्लास में लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। जहाँ मैं अपना लेक्चर दे रही हूँ, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो कोई सुनेगा नहीं, तो सुनेगा ही नहीं, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने उनको क्या बताया। सेकेंड चीज़, इसको पर्सनल लेवल पे भी अपन देख सकते हैं। जैसे हम अपनी मदर के पास बैठ के कोई बात कर रहे हैं,
या हमारी मदर हमसे कोई बात कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, या कोई दिक्कत है घर में वो बता रही है, हम मोबाइल फ़ोन में लगे हैं, हम उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो हम उनको फीडबैक नहीं दे पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कहलाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए एक्टिव लिसनिंग होना जरूरी है। देन क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस मीन्स सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट बोलें आप, मीन्स नॉर्मल प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रखें। इसके अलावा टू द पॉइंट होनी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल पॉइंट पे होनी चाहिए, घुमा के गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप गोल गोल घुमाएंगे तो कम्युनिकेशन की क्लियरिटी नहीं आएगी, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता होगा ना कि अब हम किसी को गोल गोल घुमा रहे होते तो कहते गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, सीधे सीधे बोलो। तो ये वही चीज़ है, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, आप कहना क्या चाहते हैं। और कंसाइजनेस नहीं कि बस लंबा चौड़ा लिखते जा रहे हैं तो कोई नहीं सुनेगा। कंसाइजनेस मीन टू द पॉइंट, जो हम बात कहना चाहते हैं वो होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए और सीधा सीधा हमें बोलना चाहिए। देन आता है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब एम्पैथी और सिंपैथी हम दो चीज़ें सुनते हैं। एम्पैथी और सिंपैथी में एक थिन लाइन का डिफरेंस है कि जो एम्पैथी होती है उसका बेसिक मीन्स होता है कि जो आप महसूस करते हैं उसको मैं भी महसूस करता हूँ, और सिंपैथी का मतलब होता है जो आप महसूस करते हैं उसे मैं समझता हूँ। तो महसूस आप जैसा फील कर रहे हो वैसा मैं भी फील कर रहा हूँ, ये एम्पैथी का पार्ट है। हम उस पर्सन को उस लेवल तक समझ पा रहे हैं, लेकिन वहाँ केवल समझ रहे हैं कि हाँ चलो किसी को अपन ने सिंपैथी दिखा दी, अरे चलो तुम रो नहीं, ये नहीं वो नहीं, थोड़ी देर में हम भूल गए, तो वो होता है सिंपैथी का पार्ट। तो एम्पैथी होना चाहिए कम्युनिकेशन में, मतलब कि आप जैसा महसूस कर रहे हो मैं भी वैसा महसूस करता हूँ, तभी हम उसको उस लेवल तक अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विथ, मतलब उनका व्यू पॉइंट समझना, उन तक जाके कि वो कैसा सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसको समझना। तो एम्पैथी दिखाएं, फिर उनकी नीड्स को लेके सोचें कि हाँ इनको कैसी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, तभी सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा, आप उसको समझ पाएंगे और आपको वो समझ पाएगा। ठीक है, फिर आता है फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। फीडबैक एंड रिस्पॉन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है। कैसे, मैं बोले जा रही हूँ लेकिन मुझे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मुझे कैसे पता चले कि मैं जो बोल रही हूँ सामने वाले को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। तो ये समझने के लिए फीडबैक एंड रिस्पॉन्स का होना जरूरी है। सो गिविंग कमेंट्स ऑन द मैसेज हर्ड एंड रिएक्टिंग इन वे दैट इज अप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल आर फर्दर कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स जैसे क्लासरूम इंटरेक्शन होता है उसमें टीचर जो होता है वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करते करते बच्चे उससे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, हो सकता है और लास्ट में ये भी बोलें कि ये लेक्चर हमें बहुत अच्छा लगा, इसमें हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो टीचर को समझ आता है कि हाँ जो उसने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है। तो फीडबैक एंड रिस्पॉन्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। मीन्स आप फीडबैक या कमेंट्स करें, बताएं कि हाँ ये चीज़ है। इसके अलावा अगर कलीग्स भी आपस में बात कर रहे हैं तो एक ने अपनी कोई बात कही है तो दूसरे को उस पर कमेंट्स रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है, तभी समझ आएगा कि जो वो बात समझा रहा था उसको वो बात समझ आई कि नहीं आई। इससे क्या होगा कि दिस मेक इट ईजियर टू मेक श्योर द मैसेज इज़ अंडरस्टूड। जो मैंने अभी बताया कि फीडबैक रिस्पॉन्स होता है तो उससे पता चल जाता है कि मैंने जो बात कही वो आपको समझ आ गई, एंड डेट एनी मिसकंसेप्शन आर प्रॉम्प्टली रिजॉल्व। और कोई बात समझ में नहीं आई और आप उसको गलत वे में ले गए तो उसको तुरंत उसको रिजॉल्व करने में हेल्प हो जाती है। तो ये होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें हम समझते हैं एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस होनी चाहिए, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फीडबैक एंड रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके, सो अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो आज के लेक्चर से हम समझते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंस है ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हर रिलेशनशिप में, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल लाइफ का हो, क्लियर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। इट इंटेल पेइंग अटेंशन एंड स्पीकिंग क्लियरली, डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, गिविंग फीडबैक। मीन्स आपको सब कुछ एक्टिव तरीके से और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों से इंटरेक्ट करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, किस तरीके से करें, तो वो सब मैंने इसमें बताया है। That's for all today. We will meet in next session. Thank you.